Hello everyone on the online platform of Chetan Bharat Learning. Today we are covering the lecture for Indian economy and the topic is financial market. Now we have to understand what is the meaning for financial market first. तो इसमें हम पढ़ेंगे मनी मार्केट को। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट इन इटसेल्फ क्या चीज है। तो जैसा कि हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट दो वर्ड्स से मिलकर बना, that is finance plus market। तो मुझे सबसे पहले ये जानना है मार्केट का मीनिंग क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस फाइनेंशियल मार्केट। देखिए फाइनेंशियल मार्केट समझने से पहले हम मार्केट का मीनिंग देखते हैं। मार्केट एक ऐसा प्लेस होगा जो कि फिजिकली क्रिएट किया गया है या वर्चुअली क्रिएट किया गया है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। Whether it is not necessary that the marketplace is created physically or virtually। फिजिकल मार्केटप्लेस जिसका लोकेशन मेरे पास स्पेसिफिक है, मान लीजिए कनॉट प्लेस है, वो स्पेसिफिक मार्केट है, एम्बियंस मॉल है, एक स्पेसिफिक मार्केट है, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास एक मार्केट अवेलेबल है, लोकेशन स्पेसिफिक, दैट इज फिजिकल मार्केट। अब हमारे पास वर्चुअल मार्केट है, ऑनलाइन जो मार्केट क्रिएट किए हुए हैं, जहां पे हमारे पास कोई फिजिकल मार्केट अवेलेबल नहीं है, से मंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये हमारे वर्चुअल मार्केट प्लेस हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में अवेलेबल है। नाउ तो मार्केट क्या होगा? अ मार्केट इज अ प्लेस क्रिएटेड फिजिकली और वर्चुअली वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट टू परफॉर्म एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स मीट टू परफॉर्म एक्सचेंज प्रोसेस। ये ध्यान में देना बहुत जरूरी है कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होगा जो फिजिकली क्रिएट किया गया या वर्चुअली क्रिएट किया गया, वहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। अब जो बायर्स और सेलर्स का मीटिंग होगा वो भी या तो इन पर्सन मीटिंग होगा, फिजिकली वो मिलेंगे, या वो वर्चुअल मीटिंग होगा, ऑनलाइन वो मिलेंगे, और वो एक्सचेंज प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, दैट इज अ मार्केट। ठीक है, तो मार्केट के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि वो फिजिकली क्रिएटेड है या वो वर्चुअली क्रिएटेड है, राइट। अब इसमें हम वर्ड ऐड कर देते हैं फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा? एक ऐसा मार्केट जहां पे मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा? एक ऐसा मार्केट जहां पे जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल हैं, जिनको हम कहेंगे द पर्सन हु हैव सरप्लस यूनिट्स ऑफ मनी, जिनके पास सरप्लस यूनिट्स ऑफ मनी अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो कौन बन जाएंगे? वो बन जाएंगे लेंडर्स, जो पैसा उधार पर देंगे, एंड द वन हु हैव डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, डेफिशिएंट यूनिट्स ऑफ मनी, जिनके पास पैसे की कमी है तो वो पैसा उधार पर लेंगे, जिनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? जिनके पास डेफिशिएंट यूनिट्स हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बोरोवर्स, तो वो बोरोवर्स बन जाएंगे। तो हमारे पास लेंडर्स होंगे और बोरोवर्स होंगे जो मिलेंगे एक ऐसी मार्केट में और पैसे का एक्सचेंज होगा, पैसा उधार पर लिया या दिया जाएगा, ऐसी मार्केट को कहेंगे मार्केट। आई होप आपको फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्लियर होगा। नाउ फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में सेम मीनिंग है, ये फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट, तो मीनिंग तो सेम रहेगा कि यहाँ पे लेंडर्स और बोरोवर्स मिलेंगे और मनी का एक्सचेंज करेंगे उधार के लिए, लोन के लिए। बट मनी मार्केट में जो आप लोन प्रोवाइड करते हो उस लोन का टाइम पीरियड रहता है लेस देन 1 ईयर, आप 1 साल से कम के लिए लोन प्रोवाइड करते हो, और कैपिटल मार्केट में आप लोन प्रोवाइड करते हो फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए आप पैसा का एक्सचेंज करते हो। ये जानना जरूरी है, यहाँ टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मनी मार्केट को आप शॉर्ट टर्म मार्केट भी बोलते हो, क्योंकि आप इकोनॉमी में जब भी बात करोगे शॉर्ट टर्म का,
इसका मतलब होगा आप 1 साल से कम की बात कर रहे हो, और जब की बात होगी मतलब आप 1 साल से ज्यादा की बात कर रहे हो। अब लोन के केस में मीडियम टर्म बोलते हैं 1 से 3 साल, लॉन्ग टर्म बोलते हैं 3 से ज्यादा साल। ठीक है, तो आप मीडियम टर्म में जब चले जाओगे, लॉन्ग टर्म में जब चले जाओगे, दैट विल बी योर कैपिटल मार्केट। ठीक है, बट जब तक आप शॉर्ट टर्म में हैं, मतलब 1 साल से कम में है, वो आपका मनी मार्केट है। तो आज का हमारा टॉपिक मनी मार्केट है कि कैसे 1 साल से कम के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, कौन लोन प्रोवाइड कर रहा है, कौन लोन ले रहा है, ब्याज रेट कैसे डिसाइड होता है, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे बहुत ज्यादा लिक्विड या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जिनका मेच्योरिटी 1 साल से कम है, अप टू 1 ईयर है, उनका ट्रेड हो रहा है। ठीक है, यहां पे हम वो सिक्योरिटीज, वर्ड हम क्या यूज करेंगे? सिक्योर, या हम क्या वर्ड यूज करेंगे? फाइनेंशियल एसेट्स। तो हम सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड करेंगे। ट्रेड करेंगे मतलब एक, व्हाट इज दिस सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास कोई लोन लेने आया, आपने लोन दे दिया, पर आप प्रूफ के रूप में कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करवाओगे, कोई लिखता पढ़ती करोगे, तो वो जो प्रूफ होगा उसको आप सिक्योरिटीज या प्रूफ डॉक्यूमेंट का नाम दे दोगे। ठीक है, कि आपके पास एक सिक्योर्ड कागज पड़ा है जिसपे वो पर्सन जो आपसे लोन ले रहा है वो अंडरटेकिंग ले रहा है कि हाँ जी मैंने इस फलाने पर्सन से इतना पैसा इतने ब्याज रेट पे लिया है, नीचे साइन कर देगा। तो वो एक सिक्योरिटी के रूप में काम करेगा कि हाँ जी हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट प्रूफ है कि अगर कल को कोई धोखाधड़ी हो जाए तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। तो हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रूफ है। आफ्टर दैट हमारे पास यह वर्ड है फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट मतलब अब जो पर्सन लोन दे रहा है उसको इनकम भी अर्न होगा। याद कीजिए हमने एसेट का मीनिंग क्या किया था? एसेट कुड बी एनीथिंग विच यूजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड गिव समथिंग इन रिटर्न एज इनकम। तो एसेट कुछ भी हो सकती है जो प्रोडक्शन में हेल्प करेगी और इनकम ला के देगी। तो आप जब लोन दोगे तब भी तो आपको इनकम होगी, जिसको आप इंटरेस्ट कहोगे, ब्याज कहोगे। तो लोन भी आपका एसेट है, पर वो जो लोन है आपने किसी चीज में नहीं लगाया, आपने किसी को पैसा उधार पे दिया, इसलिए उस लोन को बोला जाएगा फाइनेंशियल एसेट। यस, हमने बैंकिंग वाले टॉपिक्स में भी पढ़ा था कि बैंक के लिए लोन एसेट होता है, पर वो कौन सा एसेट है? वो फाइनेंशियल एसेट है। राइट, आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा फाइनेंशियल एसेट का। तो हम मनी मार्केट में क्या कर रहे हैं? वो फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन कर रहे हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है। यस, क्लियर। मनी मार्केट कैटर्स टू द शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिक्वायरमेंट। तो मनी मार्केट में हम क्या करेंगे? हम लोगों की शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, प्लस ऊपर एक वर्ड आया था हाईली लिक्विड एसेट्स। हाईली लिक्विड एसेट्स मतलब ये वो एसेट्स हैं जिनको मनी में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। याद कीजिए जब हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे, हमने वहां लिक्विडिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी टू कन्वर्ट द थिंग्स इनटू कैश। कितनी जल्दी आप चीजों को कैश में कन्वर्ट करते हो, दैट इज लिक्विडिटी। तो जब आपके पास हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, मतलब ये वो चीजें हैं जिनको आप कैश में बहुत जल्दी और बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रेड करोगे जिनका मैच्योरिटी 1 साल से कम है, और जो लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, 1 साल से कम के लिए लोन चाहिए, वो मनी मार्केट में डील करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं या कुछ जो शॉर्ट टर्म सरप्लस रखते हैं, जिनके पास पैसा सेविंग में पड़ा है और जिनको पैसे की जरूरत है वो उसको लोन पर दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इंडिविजुअल है, आपके पास पैसा सेव हो गया, दिवाली दशहरा आया, कोई पैसा मिल गया, शगन दे गया, इंडिया में ये चलता रहता है। ठीक है, तो आपके पास पैसा सेव पड़ा है। अब पैसा सेव पड़ा है, पैसा खुद ब खुद तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो पैसे को बढ़ाने के लिए और पैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो बैंक में जमा करा देंगे सेविंग अकाउंट में, या एफडी करवा लेंगे, है ना। बट बैंक के पास जो पैसा पड़ा है वो आपको ब्याज देने वाला है, वो खुद कहाँ से वो पैसा लाए ब्याज देने के लिए? तो वो आगे वो पैसा किसी और को लोन पर दे देगा, वहां से पैसा कमाएगा, उसमें से कुछ पैसा आपको ब्याज के रूप में दे देगा और कुछ अपना ब्याज रख लेगा। यही तो प्रोसेस चल रहा है।
बट जब बैंक आगे लोन प्रोवाइड करेगा किसी ना किसी को, इंडिविजुअल को भी कर सकता है, गवर्नमेंट को भी कर सकता है, ठीक है, कंपनीज को भी कर सकता है। अब वो जो लोन शॉर्ट टर्म होगा उसको हम डील करेंगे मनी मार्केट में, ठीक है। आई होप आपको मनी मार्केट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमको क्या चीजें देखनी है कि भैया कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है जहाँ पे तुम ये फाइनेंशियल एसेट्स डील करोगे, जहाँ पे तुम ये सिक्योरिटीज को डील करोगे लोन लेने या देने के लिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास कोई फिजिकल प्लेस अवेलेबल नहीं है, वर्चुअल प्लेस भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई फिक्स प्लेस नहीं है जहाँ पे आप ये डील कर रहे हो, ठीक है। इट कैन टेक प्लेस ओवर टेलीफोन कॉल्स। अब टेलीफोन कॉल्स पे भी भाई पैसा चाहिए, लोन भेज दे, कहता ठीक है लोन भेज देता हूँ, तू मुझे एक रिटर्न मैसेज डाल दे कि भाई तूने मेरे से पैसा लोन पे लिया है। तो टेलीफोन कॉल्स पर भी ये चीजें हो सकती हैं। यस, क्लियर। नाउ कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं? पार्टिसिपेंट्स आरबीआई भी है। अब पैसे की बात आ गई तो पैसे के पापा जी आरबीआई तो बीच में आएंगे, ठीक है। और आरबीआई क्या बनेगा? आरबीआई बनेगा मनी मार्केट। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा? मनी मार्केट को रेगुलेट करेंगे आरबीआई। तो आरबीआई आ गया मनी मार्केट का रेगुलेटर, तो आरबीआई भी पार्ट है मनी मार्केट का। आरबीआई आ गया, पापा जी आ गए, तो बच्चे लोग भी आएंगे, मतलब सारे बैंक्स भी आएंगे, ठीक है। बैंक वाला एग्जांपल वैसे भी मैंने आपको अभी दे ही दिया कि बैंक्स लोग तो आ ही जाएंगे। बैंक्स के अलावा हमारे पास नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आएंगी, एनबीएफसीज आएंगे, म्यूचुअल फंड कंपनीज आएंगी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये सारी कंपनीज ही जिनके पास सरप्लस अमाउंट अवेलेबल है और जिनको डेफिशिएंट अमाउंट है, जिनको पास की जरूरत है, वो उनको पैसा लोन पर देंगे, ठीक है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मनी मार्केट की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। जैसे हमने आरबीआई बैंक्स के बारे में पढ़ा, तो आपके पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक रेगुलेटेड है जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, और एक अनरेगुलेटेड है जिसको आप कहते हो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ठीक है। तो वी हैव सम institutions, we have some organizations who are performing money market activities, but whether they are organized or not, वो हमें चेक करना है। तो अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटेड है, सरकार के किसी ना किसी लॉ, किसी एक्ट में, किसी रूल एंड रेगुलेशन में आ रही है, या उसको कोई रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी बनी हुई है, तो उसको हम कहेंगे वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का पार्ट है। और अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी मार्केट की एक्टिविटीज तो परफॉर्म कर रही है, मतलब 1 साल से कम के लिए लोन ले रही है या दे रही है, पर उसका कोई रेगुलेटर नहीं है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो उसको बोला जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अब अभी तक जो हमने ये सारी चीजें पढ़ी, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है। आरबीआई है, आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, बैंक्स हैं, बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई खुद है, एनबीएफसीज है, एनबीएफसीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा है। तो ये तो हमारे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का पार्ट है। जब हम अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की पार्ट की बात करेंगे, जिनका कोई रेगुलेटर नहीं है, जिनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, जैसे कि चिट फंड कंपनीज, ठीक है, ज्वेलर्स, कमीशन एजेंट्स, ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट है जो लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, बट किसी रेगुलेशन में नहीं आ रहे। चिट फंड कंपनी जैसे कमेटियां चलती हैं, अगर आपको पता हो कि कमेटियां डलती हैं, तो किसी के पास कोई सोसाइटी है, कोई मोहल्ला है, वहाँ पे कोई पर्सन है, वो बोलेगा ठीक है भाई मेरे को पैसा सारे जमा करा दो मिल बांट के, और जिसको ज़्यादा जरूरत होगी हम उसको लोन दे देंगे। तो ऐसे चिट फंड होता है। ज्वेलर होता है, ज्वेलर के पास आप अपना सोना गिरवी रखो, उससे पैसे ले आओ यूज़ करने के लिए। आपके पास कमीशन एजेंट्स हैं, आड़तिये हैं, आड़तिया हम देखते ही हैं फार्मर्स को लोन देता है, पर इनको कोई रेगुलेट करने वाला है?
ये अपनी मनमर्जी से ब्याज लगाते हैं, अपनी मनमर्जी से ईएमआई सेट करते हैं, तो इनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, तो इनको बोला जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट भी अवेलेबल है, जैसे कि लोकल मनी लेंडर्स, चिट फंड कंपनीज, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए फंड देते हैं, ये इंडिविजुअल कंपनीज भी हो सकते हैं, इनको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का होना अच्छा भी है पर खराब भी है। ठीक है, अच्छा क्यों है? क्योंकि आपको रेडी फंड्स मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कम पड़ती है। एक फार्मर को लोन चाहिए, वो आरती को बोलेगा भाई पैसा ट्रांसफर कर दो या कैश लेने आ रहा हूँ, आरती बोलेगा आजा भाई दुकान पर ले जा। ठीक है, बट क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फिलअप कराए गए? नहीं, मुंह जुबानी भी कई बार तो चल जाता है कि ठीक है ये ट्रस्ट बना हुआ है, पिछले 10 साल से इसी कंपनी से इसी आरती से लोन ले रहे हैं, तो दे दो लोन, कोई बात नहीं, लिखता पढ़ती करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे एक ईज भी मिल जाता है आपको, तो वो ईज भी देखना होता है। प्लस दिक्कत क्या है, वो ब्याज बहुत लेंगे, वो एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। 24% पर एनम से 36% पर एनम तक का ब्याज रेट चार्ज किया जाता है। बैंक से लोन लेंगे तो बैंक आपसे 10% ब्याज रेट लेगा, 12% ब्याज रेट लेगा, 15% ब्याज रेट लेगा, बट 36% ब्याज रेट तो नहीं लेगा ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है कि एनबीएफसी या अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ किस तरीके से आप लोन प्रोवाइड करते हैं मनी मार्केट में? मनी मार्केट में जब आप लोन प्रोवाइड करते हैं तो आप ये अलग अलग तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स जरूरी हैं जानने के लिए, जो कि आप आगे लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले टर्म है हमारे पास कॉल मनी। कॉल मनी है जब मनी उधार पर दिया जाएगा एक दिन के लिए। कॉल मनी नाम का जो लोन होगा उसमें उधार दिया जाएगा एक दिन के लिए, पैसे को उधार पर उठाया जाएगा एक दिन के लिए, दैट इज कॉल मनी। क्लियर? देन नोटिस मनी। नोटिस मनी में पैसा उधार 2 से 14 दिन के लिए। क्लियर? देन टर्म मनी। टर्म मनी में पैसा उधार पर दिया जाएगा 15 दिन से 1 साल के लिए। यस। देन एक कॉन्सेप्ट है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है? जब आपने लोन दिया वो जब मैच्योर होगा, मान लीजिए आपने 9 मंथ्स के लिए लोन दिया, 10 मंथ्स के लिए लोन दिया, तो इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या हो गया? 9 मंथ या 10 मंथ। अब जब वो मैच्योर होगा वो आपको कितना ब्याज देगा, वो आपको कितना प्रॉफिट देगा, दैट इज योर यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। जब आपने सिक्योरिटीज को मार्केट से परचेज किया तब आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, वो आपका यील्ड टू मैच्योरिटी होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगे जैसे जैसे हम इसका वर्किंग पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए सिर्फ टर्म का। ठीक है, नेक्स्ट भी है कूपन रेट। कूपन रेट होता है ब्याज रेट जो कि फिक्स कर दिया किसी भी सिक्योरिटी के साथ। हम इंटरेस्ट रेट वर्ड कम यूज करते हैं, हम कूपन रेट वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। कूपन रेट मतलब वो ब्याज रेट जो आपको लोन देने पर मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे चल रही है। आपके माइंड में थोड़ा एक तूफान चल रहा होगा कि सर ये क्या है, सिक्योरिटीज क्या है, ये वो। अब ध्यान से समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई, आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई। मान लीजिए आरबीआई ने आगे गवर्नमेंट को लोन देना है तो आरबीआई के पैसे की जरूरत है। आरबीआई ने क्या किया, बैंक्स को बोला कि भाई मुझे लोन दे दो, ताकि आरबीआई आगे गवर्नमेंट को लोन दे सके। ये प्रोसेस है। अब बैंक्स तो कंपनियां हैं, है ना, बैंक वाले तो कंपनियां हैं, वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। बोलेंगे भाई हम तुमको लोन तो दे देंगे, हमें कूपन रेट बताओ कि हमें ब्याज कितना मिलेगा। तो बैंक वाले पूछेंगे कि हमें कितना कूपन रेट मिलेगा। ठीक है, तो कूपन रेट क्लियर है। अब आरबीआई जब लोन लेगा, बैंक वाले सीधा सीधा लोन तो नहीं दे देंगे, वो बोलेंगे कि भैया कोई रिटर्न प्रूफ हमें दो, कोई सिक्योरिटीज दो। तो सिक्योरिटीज साइन कराए जाएंगे। ठीक है, याद रखिए सिक्योरिटीज वर्ड अगर आ जाता है दैट मींस सिक्योरिटीज वर्ड यूज होता है प्रूफ डॉक्यूमेंट के नाम पर।
जब आप किसी चीज को गिरवी रखते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है कोलेट्रल, है ना, आपको बैंकिंग वाले लेक्चर्स में याद होगा ये, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोलेट्रल। बट जब हम बात करते हैं प्रूफ डॉक्यूमेंट का, दैट इज सिक्योरिटीज। ठीक है, तो बैंक वालों ने कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट साइन करा लिया, सिक्योरिटीज, ब्याज रेट पता लग, लोन देना है। अब मान लीजिए ये लोन दिया गया 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए हमने ये लोन दिया है। ठीक है, बैंक ने, जिस बैंक ने आरबीआई को लोन दिया था, उसे 2 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई। अब वो क्या करे? तो अब वो क्या करेगा? अब वो किसी और दूसरे बैंक के पास जाएगा। मान लीजिए हम पहले बात कर रहे हैं एसबीआई की, एसबीआई ने लोन दिया आरबीआई को 6 महीने के लिए गवर्नमेंट को देने के लिए, और उससे कूपन रेट पूछ लिया कि कितना ब्याज मिलेगा, और प्रूफ डॉक्यूमेंट साइन करा लिए सिक्योरिटीज के नाम के। अब यहां पे एसबीआई को 2 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो एसबीआई ने क्या किया? एसबीआई ने एचडीएफसी को आवाज लगाई। ठीक है, सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर। एसबीआई ने एचडीएफसी को आवाज लगाई कि भाई मैंने आरबीआई को लोन दिया हुआ है, 2 महीने बीत गए, पेंडिंग है, 4 महीने बाद पैसा मिलेगा, तू मुझे ऐसा कर, मुझे पैसा तू दे दे, 2 महीने का ब्याज दे दे, और मैं ये अपना प्रूफ डॉक्यूमेंट तेरे नाम कर देता हूं कि एसबीआई ने पैसा ले लिया एचडीएफसी से। जब आरबीआई ने पैसा देना होगा, आरबीआई एचडीएफसी को सीधा दे दे और 6 महीने का ब्याज दे दे, तो वो बन जाएगा आपका यील्ड टू मैच्योरिटी। कि अब एचडीएफसी देखेगा कि जब मैं मार्केट से सिक्योरिटी परचेज करता हूं, एचडीएफसी क्या बोलेगा? एचडीएफसी बोलेगा कि मैंने एसबीआई से वो सिक्योरिटीज परचेज किए हैं, वो प्रूफ डॉक्यूमेंट परचेज किया है, राइट। तो एचडीएफसी फिर देखेगा कि जब मैं मार्केट से परचेज कर रहा हूं वो प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो मुझे कितना यील्ड, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। क्लियर है सर? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे ही आपको नोट्स मिलेंगे तो नोट्स में आप इनका डेफिनेशन प्रॉपरली, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए चीज़ों को समझना, बिकॉज बुकिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आपको समझने में अच्छा लगता है, बट बुकिश लैंग्वेज जरूरी है, बिकॉज आपको एट द एंड मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर लिखना है, तो आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए कि मेरे को लिखना क्या है। आप वहाँ पे एग्जाम्पल नहीं कोट कर सकते हो। अगर मीनिंग पूछ लिया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी, तो आप वहाँ पे मीनिंग लिख के आओगे, एग्जाम्पल नहीं कोट कर सकते हो, राइट। तो वो जरूरी हो जाता है कि आप बुकिश लैंग्वेज पर ध्यान दें थोड़ा थोड़ा साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हेल्प से हम लोन लेते या देते हैं। ठीक है, इनको बोला जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। वी हैव ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से कोई पर्सन लोन ले या दे रहा है। तो इनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी याद कीजिए, अभी हमने कॉल मनी पढ़ा। कॉल मनी क्या है? जब एक दिन के लिए लोन लिया या दिया जाएगा। ठीक है, आप एक चार्ट बना लीजिए, मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूं आपके इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप एक चार्ट बना लीजिए जिसमें आपको चार्ट में क्या समझना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये याद करना है। लोन का टेन्योर कितना है, कितने टाइम के लिए लोन दिया गया, ये याद करना है। हु इज द लेंडर, कौन लोन दे रहा है, ये याद करना है। बोरोवर, पैसा कौन उधार पे ले रहा है, ये याद करना है। ठीक है, और क्या कोई सिक्योरिटी रखी गई है। अब यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी से मतलब कोलेट्रल से है, क्या कोई चीज गिरवी रखी गई है उसके लिए, वो याद करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अभी आप नोटिस कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इंस्ट्रूमेंट, क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का जिससे लोन लिया या दिया जाएगा। लोन टेन्योर, कितने टाइम के लिए लोन दिया गया। लेंडर, कौन लोन दे रहा है। बोरोवर, कौन लोन ले रहा है। और
कोलेट्रल, क्या कोई चीज गिरवी रखी गई है या नहीं। आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ही याद करने हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए समझना ये चार्ट बना के। तो पढ़ते हैं कॉल मनी। कॉल मनी क्या है, एक इंटरबैंक मार्केट है। मतलब यहां से पता लग गया लोन कौन लेगा और लोन कौन देगा, बैंक्स। एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देगा, ठीक है, जैसे कि कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या प्राइमरी डीलर्स, ये हम सारे पढ़ चुके हैं हमारे बैंकिंग वाले पार्ट में। डीलर नहीं पढ़ा, प्राइमरी डीलर होता है वो इंस्टीट्यूट्स जो फर्स्ट परचेजर हैं किसी सिक्योरिटीज की, वो इंस्टीट्यूट्स जो फर्स्ट परचेजर हैं किसी सिक्योरिटीज के, जिन्होंने पहली बार फ्रेश सिक्योरिटीज परचेज किए हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी डीलर। नाउ अगर मनी को बोरो किया गया एक दिन से कम के लिए, उसको बोला जाएगा कॉल मनी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टर्म्ड एज कॉल मनी रेट। ब्याज रेट को क्या बोला जाएगा, कॉल मनी रेट, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझनी है आपको कि पैसा लोन पर क्यों लिया या दिया जाएगा, ठीक है। एक बैंक है मेरे पास SBI, एक बैंक है मेरे पास HDFC, ठीक है। SBI ने लोन दिया HDFC को एक दिन के लिए। अरे भाई एक दिन के लिए लोन क्यों चाहिए, जरूरी काम आ गया कि एक दिन से कम के लिए लोन चाहिए, ठीक है। तो उस केस में समझिए, उस केस में क्या होता है ना, कई बार RBI जो कि रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट है प्लस रेगुलेटर ऑफ ऑल द बैंक्स है, तो वो बैंक्स पर इम्पोज कर देता है कि आपको बैंक में कुछ रिजर्व्स सबमिट करने हैं डेली। वो RBI इम्पोज कर देगा कि आपको बैंक्स में कुछ रिजर्व्स रखने हैं बैंक वालों को RBI के पास डेली, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, CRR। और कुछ रिजर्व्स अपने पास संभाल के रखने हैं, जिसको हम नाम देते हैं SLR। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशो और SLR स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो RBI ने आप पर ये एक पॉइंट इम्पोज कर दिया कि आप कोई बैंक हो, RBI के अंडर रेगुलेटेड हो, तो आपको RBI के पास डेली कुछ रिजर्व सबमिट करने हैं या अपने पास कुछ डेली रिजर्व संभाल के रखने हैं। जो RBI के पास जमा कराने हैं CRR, जो अपने पास रिजर्व संभाल के रखने हैं वो SLR। हम मान लीजिए किसी बैंक के पास जो ये डेली रिजर्व सबमिट करने हैं उसका पैसा नहीं बचा, तो उस केस में एक दिन के लिए भी लोन लिया या दिया जाएगा, जिसको लोन का नाम है कॉल मनी। कौन देगा, बैंक। कौन लेगा, बैंक, ठीक है। कोलेट्रल नहीं होगा। अब अगर हम ये चार्ट में ये पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट क्या है, कॉल मनी, टेन्योर कितना है, एक दिन, लोन कौन दे रहा है, बैंक, लोन कौन ले रहा है, बैंक, और कोई भी कोलेट्रल नहीं है, ठीक है। और ये जो लोन लिया या दिया जाएगा ये ओवर ए कॉल, टेलीफोन पे चल जाएगा। SBI के मैनेजर ने HDFC के मैनेजर को कॉल किया कि भाई पैसा चाहिए, लोन डाल दे, वो हो जाएगा। इसलिए हमने पढ़ा कि मनी मार्केट का एक फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, ये ओवर द टेलीफोन भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ट बनाते रहिएगा, हर इंस्ट्रूमेंट का आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ना सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को कि लोन कैसे लिया या दिया जा रहा है, ठीक है। तो कॉल मनी क्लियर है। देन हमने पढ़ा कि इट इज़ फॉर मोर देन 1 डे, तो ये 2 दिन का भी हो सकता है, 2 से 14 दिन का, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, नोटिस मनी। वो हमने नोटिस मनी कितना होगा, 2 से 14 डेज तक, क्लियर। सो दिस इज योर कॉल मनी। आफ्टर दैट वी हैव ट्रेजरी बिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से समझना, इसको बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में। आए साल 1-2 साल बाद आपको ट्रेजरी बिल का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है।
नाउ क्या है आपके पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेजरी बिल के नाम से, उसको समझते हैं। ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आरबीआई जनता से या किसी कंपनी से या बैंक से लोन लेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और गवर्नमेंट को सबमिट करेगा वो लोन, ठीक है, सो दैट गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, आरबीआई बिहाफ पर जनता से, मतलब हम लोग इंडिविजुअल से या कंपनी से, बैंक से लोन लेगा, ठीक है, और बदले में जो प्रूफ डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा उस प्रूफ डॉक्यूमेंट को बोलेंगे ट्रेजरी बिल। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ करते हैं कि आरबीआई को पैसे की क्या जरूरत पड़ गई या गवर्नमेंट को पैसे की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारी सरकार ने बोल दिया कि हम इंडिया में बुलेट ट्रेन लॉन्च करेंगे। हमारी सरकार ने बोल दिया कि इंडिया में बुलेट ट्रेन लॉन्च करेंगे। ठीक है, हमने जापान से इंपोर्ट किया बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन आ गई, जापान वालों ने अपनी पेमेंट मांगी, हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो फिर क्या करें? तो हमने सोचा कि हम देशवासियों से लोन ले लेते हैं। अब देशवासियों को तो शायद सरकार पे भरोसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आरबीआई को बोलेंगे भाई तुम हमारे बिहाफ पे लोन ले लो। तो आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जनता से लोन ले लेगा, और बदले में जो प्रूफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको आसान समझने के लिए पर्ची बोल दो, एक पर्ची बना के दे दी कि भाई हाँ ठीक है ये पर्ची है, ये प्रूफ है, तुमसे लोन लिया हुआ है। तो जो आरबीआई जो पर्ची बना के देगा प्रूफ के रूप में, दैट इज ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं अगेन। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, यही पढ़ा हमने मीनिंग। इसमें होगा क्या, कई बार गवर्नमेंट ने इनकम अर्न किया, मान लीजिए टैक्स के थ्रू, अब वो टैक्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स कुछ भी हो सकता है, पर गवर्नमेंट ने जो इनकम रिसीव किया वो इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा हो गया। जैसे मैंने अभी बताया, बुलेट ट्रेन मंगवाई, बुलेट ट्रेन का खर्चा हो गया, इनकम आई नहीं, तो वो खर्चे पे करने के लिए सरकार को कई बार लोन ले, पर सरकार आरबीआई को बोलेगी कि तुम अपने नाम पर लोन लो हमारे बिहाफ पर। ठीक है, और बदले में जो प्रूफ डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा आरबीआई, जो बेचेगा, दैट इज ट्रेजरी बिल। अब इसमें फीचर्स पढ़िए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। फीचर्स के केस में क्या है, ये डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज होंगे, ये डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज होंगे। ट्रेजरी बिल पता कैसे बिकेंगे, बड़ी आसान सी भाषा में समझाता हूं आपको। एक पर्ची है, उसका नाम ट्रेजरी बिल है, उस पर्ची की जो वैल्यू है ना वो 25,000 फिक्स की गई है। एक ट्रेजरी बिल 25,000 या उसके मल्टीपल्स में होगा। एक ट्रेजरी बिल 25,000 का, 2 ट्रेजरी बिल 50,000 के, 3 ट्रेजरी बिल 75,000 के, 4 ट्रेजरी बिल 1 लाख के। तो जो वैल्यू फिक्स की गई है वो 25,000 के मल्टीपल्स में है। ठीक है, 25,000। अब ट्रेजरी बिल डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज हैं। मार्केट में ट्रेजरी बिल बेचेगा आरबीआई तो वो डिस्काउंट पे बेचेगा। मान लीजिए ये 25,000 वाला ट्रेजरी बिल 24,000 में बेच दिया। ठीक है, इसको बोला जाएगा डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज। तो इसमें क्या होगा, एक पर्ची है 25,000 की है, आपको मिली 24,000 की, फिर आपको बोला जाएगा कि 6 महीने बाद आरबीआई आपको 25,000 पूरा दे देगा वापस। ठीक है, क्या इसमें आपको कोई ब्याज मिला? नहीं, कूपन रेट 0 है। बस वो पर्ची 25,000 वाली आपको 24 में मिली है, आपको फेस वैल्यू पर डिस्काउंट मिला है, तो आपको ओवरऑल 25 पूरा वापस मिल जाएगा। कूपन रेट 0 है, पर आपके लिए वो कमाई होगी। ठीक है जी, 24,000 दिया था, 25 वापस आ गया, पर क्या उसको ब्याज नहीं ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसको ब्याज नहीं ट्रीट करेंगे। तो ट्रेजरी बिल जो है वो 0 कूपन सिक्योरिटीज होते हैं, इस पर ब्याज नहीं मिलता, कूपन सिक्योरिटीज होते हैं। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स जो है, मान लीजिए 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, वो 97 में बेचा, 3 रुपए डिस्काउंट दे दिया। चलो ये तो एक आसान भाषा में हमने समझने के लिए एग्जांपल दे दिया। वही एग्जांपल 25,000 से 24,000 वाला। ट्रेजरी बिल का जो फेस वैल्यू है वो 25,000 होता है, उसको
सरकार ने आरबीआई ने 24,500 में बेच दिया, 24 में बेच दिया, 23 में बेच दिया, ताकि डिस्काउंट दे दो और जब 6 महीने बाद वो पैसा लौटाने आए हम उससे पर्ची वापस ले लेंगे और उसको 25,000 पूरा दे देंगे। ठीक है, तो वो एक डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज है। दीज बिल्स आर कंसिडर्ड रिस्क फ्री, ये रिस्क फ्री हैं और हाईली लिक्विड है। आप इंडिविजुअल हैं, आपने खरीदा आरबीआई से ट्रेजरी बिल, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, बैंक में जाओ, ट्रेजरी बिल उनको दे दो, बैंक से पैसा ले लो, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, फिर रिस्क फ्री है। पता है भाई आरबीआई बैठा है, आरबीआई ने आपका पैसा लौटाना है, वो जहाँ से मर्जी लौटाएगा, नए नोट छाप के लौटाएगा, चाहे नए नोट, वो नए नोट प्रिंट करके आपका लोन उतारेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ हैं। फिर ये बिल्स इशू किए जाते हैं सेंट्रल बैंक की तरफ से, ठीक है, और बेचे जाते हैं आरबीआई की तरफ से। जैसे मैंने कहा आपको कि आरबीआई इसको प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स नहीं इशू कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल नहीं इशू कर सकते, ये याद रखिएगा। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी है ट्रेजरी बिल्स बेचने की। ठीक है, बायर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स इंक्लूड आरबीआई इटसेल्फ। अब गवर्नमेंट को लोन देना है, आरबीआई खुद भी लोन दे सकता है, आरबीआई खुद खरीद सकता है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बैंक्स भी, एनबीएफसी, एलआईसी, यूटीआई और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे लोग ही ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा प्राइमरी डीलर्स का नाम। क्लियर है? सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स 3 तरह के हैं, 91 डेज के, 182 डेज के और 364 डेज के। ठीक है, वाई 364 ऑफ द लेस देन 1 ईयर कंडीशन। तो क्योंकि ये मनी मार्केट है, 1 साल से कम वाला कंडीशन रखना है, तो लेस देन 365 डेज या लेस देन 1 ईयर के लिए हमने ट्रेजरी बिल रखा 364 डे का। ठीक है, बैंक्स कैन कीप ट्रेजरी बिल्स एज ए पार्ट ऑफ एसएलआर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने बताया आपको एसएलआर वाली बात, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो पैसा, वो रिजर्व जो बैंक ने अपने पास रखना है एक दिन के लिए, वो आप ट्रेजरी बिल के रूप में भी रख सकते हो। ठीक है, दे ऑल्सो गिव ट्रेजरी बिल्स टू आरबीआई एंड रिसीव लोन्स अंडर रेपो। अब अगर आरबीआई से लोन लेना है तो हम ट्रेजरी बिल को गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, और आरबीआई जिस ब्याज रेट पे बैंक्स को लोन देगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट आरबीआई इज गिविंग लोन्स टू बैंक्स। आरबीआई जिस ब्याज रेट पे लोन देगा बैंक्स को, वो रेपो रेट होता है। तो बैंक ने अगर लोन लेना है आरबीआई से तो बदले में ट्रेजरी बिल को भी सिक्योरिटी के रूप में, कोलैटरल के रूप में गिरवी रख सकता है। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया, ट्रेजरी बिल्स होंगे 25,000 या 25,000 के मल्टीपल्स में। क्लियर? सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट वी हैव कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स में क्या होगा, ये 2010 में इंट्रोड्यूस हुए थे। जब सरकार की कमाई कम हो और सरकार का खर्चा ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब सरकार डेफिसिट में चले गए हैं, सरकार बजट के डेफिसिट में चले गए हैं, जिसको हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। तो सरकार बजटरी डेफिसिट में चले गए हैं, सरकार का बजट लॉस में चला गया, कमाई कम हुई है, खर्चा ज़्यादा हुआ है, तो सरकार क्या करेंगे, डायरेक्टली लोन लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए 91 डेज के लिए। ठीक है, सर वो अपना खर्चा का पेमेंट कर देंगे। ये भी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं ट्रेजरी बिल्स की तरह। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं बहुत ही ज़्यादा, और सरकार का जो मिसमैच है रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का, वो मीट आउट हो जाता है और 91 डेज बाद इनका पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। बैंक्स आर अलाउड टू कीप कैश मैनेजमेंट बिल्स एज एसएलआर। बैंक्स कैश मैनेजमेंट बिल को भी एसएलआर के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, अगेन वही चार्ट बना लीजिए। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल। टेन्योर क्या है, 91 डेज। लेंडर कौन है, बैंक्स। ठीक है, या फिर प्राइमरी डीलर्स। बोरोवर कौन है, गवर्नमेंट इटसेल्फ। कोलेटरल कोई होगा, नो कोलेटरल नहीं होगा। सिक्योरिटी रखने की, गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार खुद लोन ले रहे हैं। सिर्फ पर्पस क्या है, जो मिसमैच है इनकम और एक्सपेंडिचर का, उसको पूरा करने के लिए ये लोन लेंगे गवर्नमेंट 91 डेज के लिए। क्लियर? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांसेस का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है 1997 में, और ज़्यादा इसको अच्छा बना दिया गया FRBM एक्ट 2003 के तहत। FRBM एक्ट आया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, जिसमें जब सरकार लोन ले रहे हैं तो वो RBI से लोन नहीं ले सकते डायरेक्टली, या RBI खुलेआम शरेआम जितना मर्जी लोन नहीं दे सकता सरकार को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था सरकार ने RBI से लोन ले लिया, RBI तो सब कोई बात नहीं पे कर देंगे, देखी जाएगी, है ना। तो वहां पे अब कंसेप्ट आ गया वेज एंड मीन्स एडवांसेस का, कि अगर RBI ने लोन देना है गवर्नमेंट को तो वो किस तरीके से दिया जाएगा। उसमें क्या हुआ, वेज एंड मीन्स एडवांसेस इंट्रोड्यूसेस एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनमें पहले एग्रीमेंट होगा कि भाई किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हो, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। ये टेम्परेरी लोन होंगे, टेम्परेरी लोन मतलब 1 साल से कम के लोन है, आपको विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को RBI को वापस देना होगा, ठीक है। मान लीजिए लोन लिया 1 जनवरी 2024 को, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। तो 31 मार्च 2024 से पहले पहले ये लोन वेज एंड मीन्स एडवांसेस के नाम का लोन वापस करना होगा, ठीक है। कौन से लोन दिया जाएगा, RBI और गवर्नमेंट के बीच में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ RBI एक्ट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ RBI एक्ट के तहत ये लोन दिया जाएगा, ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस से ट्रेजरी बिल सिस्टम थोड़ा कम यूज करना पड़ता है, RBI को डायरेक्टली लोन नहीं लेना पड़ता जनता से, सरकार RBI से डायरेक्टली लोन ले लेते हैं, तो ये भी चलता है। आफ्टर दैट वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, आपके पास पैसा ज़्यादा पड़ा है, सरप्लस पड़ा है, सेविंग्स पड़े हैं, आपने कहीं जगह डिपॉजिट कर दिया, उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट करा लिया कि हमने यहाँ पे पैसा जमा किया है, डिपॉजिट किया है। बहुत सिंपल है ये, इसका मीनिंग समझिए। बैंक्स ने, जब बैंक को पैसा चाहिए, बैंक वाले या तो क्या करेंगे, लोन ले लेंगे एक दूसरे से, या फिर वो जनता को बोलेंगे कि भाई अपना पैसा तुम हमारे पास आके जमा, पर जनता बोले कि भाई मैं तुम्हारे बैंक में ना अकाउंट नहीं खुलवाना चाहता, अकाउंट खुलवाऊंगा तो जमा कराऊंगा ना, पर मैं अकाउंट नहीं खुलवाना चाहता। बैंक वाले कहते कोई बात नहीं, तुम अकाउंट ना खोलो, बस तुम पैसे जमा करा दो, हम तुम्हें एक पर्ची बना के दे देते हैं, एक लिखता पढ़ती कर लेते हैं कि ये फलाने नाम के पर्सन ने ये फलाने बैंक में इतने टाइम के लिए इतना पैसा इतने ब्याज के साथ जमा कराया है। उस पर्ची को क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। RBI से परमिशन लेके आप ये कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अब एक पॉइंट है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 5 लाख का, या फिर 5 लाख के मल्टीपल्स। मिनिमम वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज 5 लाख रुपीज, ठीक है। आफ्टर दैट मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा, 7 दिन से लेके 1 साल से कम, ठीक है। अगर ड्यू डेट से पहले तुमने नहीं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का पेमेंट किया तो तुम्हारा पेनल्टी लगेगा RBI की तरफ से, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। अगर मान लीजिए 180 डेज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया गया तो 180 डेज में पैसा वापस भी तो करना होगा ना, अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो पेनल्टी लगेगा RBI की तरफ से। तो दिस इज योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। टेन्योर क्या है, 7 डेज से 1 साल से कम। लोन कौन ले रहा है, बैंक्स। लोन कौन दे रहा है, इंडिविजुअल्स। कोलेटरल, नो कोलेटरल, ब्याज रेट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। वो चार्ट बनाते रहिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर के केस में कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस हुए 1990 में। अब यहाँ पे बात आ गई कंपनी लेवल पर। जब कंपनी को लोन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए और कंपनी बैंक्स के मत्थापच्ची में नहीं जाना चाहती, कंपनी शेयर बेचने की मत्थापच्ची में नहीं जाना चाहती, तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली शॉर्ट टर्म मनी मार्केट ये इंस्ट्रूमेंट बेच देगी और ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होगा, प्राइवेटली प्लेस्ड। मतलब प्राइवेटली प्लेसमेंट का यहाँ मतलब क्या है कि देंगे। मान लीजिए एक नेशनल न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया
मान लीजिए जियो कंपनी है, जियो कंपनी को लोन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने के लिए, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि जियो कंपनी कमर्शियल पेपर बेच रहे हैं, कमर्शियल पेपर के जरिए जनता आप हमको लोन दो, हम आपको रिटर्न प्रूफ देंगे कि लो भैया तुमको कमर्शियल पेपर बेचा है। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होगा, मतलब इसके लिए कोई कोलेटरल नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई कोलेटरल नहीं मिलेगा। तो इसका चार्ट बनाओ जरा। कमर्शियल पेपर 10 ईयर, अगेन लेस देन 1 ईयर। लेंडर कौन है? कंपनी, सॉरी लेंडर कौन है यहाँ पे? इंडिविजुअल्स। कौन लोन दे रहे हैं? इंडिविजुअल लोग भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है कोई और। बॉरोवर कौन है? कंपनी। और कोलेटरल है? नहीं जी, कोलेटरल नहीं है, नो कोलेटरल। क्लियर? एज सिंपल एज दैट। तो कंपनीज भी, प्राइमरी डीलर्स भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी कमर्शियल पेपर परचेज कर सकते हैं, मिनिमम वही 7 डेज से 1 साल के लिए, ठीक है। एंड इट इज नेसेसरी फॉर द इश्यूअर टू गेट द क्रेडिट रेटिंग डन। जब कोई कंपनी कमर्शियल पेपर बेच रही है तो उसे अपनी क्रेडिट रेटिंग चेक करानी जरूरी है। क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग उसका कमर्शियल पेपर जल्दी बिकेगा, लोगों को विश्वास होगा कि उसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, वो सही टाइम पे पेमेंट करेगा। दैट इज कमर्शियल पेपर। देन कमर्शियल बिल, ठीक है। एक सेकंड दीजिए मुझे। जी, नाउ व्हाट इज कमर्शियल बिल? इसमें क्या है, मान लीजिए कि आप कोई उधार पर फोन परचेज करने गए, आपने फोन परचेज किया तो उन्होंने फोन की ईएमआईज बना दी, फोन की ईएमआईज बना दी, तो अब वहां पे आपसे भी कोई रिटर्न प्रूफ डॉक्यूमेंट साइन कराया होगा कि हाँ जी फलाना बंदा है, आपका आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड वहाँ साथ में अटैच होगा, आप साइन करके आओगे कि हाँ जी लोन देना है, 5-5 हज़ार की किस्तें हैं, ये वो भरना है, फ़ोन ले आए। अब मान लीजिए शॉपकीपर को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो शॉपकीपर क्या करे? शॉपकीपर वो डॉक्यूमेंट्स आपके और जो वो बिल है, ओरिजिनल बिल वो मोबाइल का अपने पास रखेगा, वो बिल लेके जाएगा बैंक में, बैंक वालों को बोलेगा कि ये मैंने फलाने पर्सन से महीने की 5,000 ईएमआई लेनी है, पर मेरे पास पैसे की जरूरत अभी ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा पैसे, मुझे अभी सारे इकट्ठे पैसे दे दो और तुम उस फलाने पर्सन से किस्तों में ले लेना, तुम्हें अपने जितने चार्जेस काटने हैं काट लो। ऐसे प्रोसेस को बोले जाएगा कमर्शियल बिल, ठीक है। तो कमर्शियल बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, जो किसके बीच में चल रहा है? सेलर और बायर के बीच में चल रहा है। जब उधार पे माल बिका, हमने उधार पे कोई चीज़ बेची सेलर और बायर ने, तो उसके अगेंस्ट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमने इसको बैंक के साथ एक्सचेंज कर लिया। जब बैंक के साथ एक्सचेंज करूंगा तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल, सॉरी, उस प्रोसेस को बोला जाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल। जब मैं बैंक में से जाके अपना बिल कैश करा लूं, ठीक है। तो जब भी उधार पर माल बिकेगा और गुड्स डिलीवर हो गए, पैसा नहीं आया, तो हम उसका एक बिल जनरेट करके दे देंगे जिसको बोला जाएगा ट्रेड बिल या कमर्शियल बिल, ठीक है। जब हम ट्रेड बिल को बैंक में लेके जाएंगे और बैंक को बोल देंगे कि भाई तुम ये बिल रख लो और हमें पैसे दे दो, तब वो कमर्शियल बिल बन जाएगा, जिसका टाइम पीरियड कितना होगा? मैक्सिमम 90 डेज, ठीक है। तो ये बिल हम डिस्काउंट भी कर बैंक से, और बैंक वाले आगे नहीं डिस्काउंट करवा सकते हैं आरबीआई से। क्लियर? तो जिसके पास ये बिल पड़ा है वो आगे पेमेंट दे देगा, ठीक है। वो शॉपकीपर 2 काम कर सकता है, या तो बैंक को बोले कि भाई मैंने किसी फलाने पर्सन को मोबाइल बेचा था, 50,000 का फ़ोन है, 60,000 रुपये मैंने उससे लेने हैं ब्याज के मिला के, तुम मुझे 55,000 दे दो, 5,000 रुपये तुम अपना कमीशन रख लो, मेरे को जाने दो। बैंक ये भी कर सकता है, शॉपकीपर ये भी कर सकता है। या दूसरा, तुम इसको कमर्शियल बिल बना लो, तुम मेरे को 60,000 रुपये दे दो एज अ लोन 90 दिन के लिए,
और 90 दिन बाद मैं अपना बिल वापस ले जाऊंगा, तुम्हें तुम्हारा 60,000 रुपया और ब्याज साथ में लौटा दूंगा। ये भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें ही चलेंगी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बैंक से करवा लो, इंडिविजुअल ने करवा लिया, बैंक वाले आगे आरबीआई से भी डिस्काउंट करवा सकते हैं। क्लियर? यस। मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स। ना म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड होते हैं, देखिए जब भी कभी आपको इकोनॉमी में फंड वर्ड दिखा मिल गया तो फंड मतलब पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, के लोगों ने पैसा पूल कर लिया, ठीक है, एक कॉमन जगह पे इकट्ठा करके रख दिया। पिगी बैंक का नाम दे दो, गुल्लक का नाम दे दो, कि लोगों ने गुल्लक में जमा करा दिया पैसा। अब वो पैसा एक जगह पे इकट्ठा हो गया, उसको कोई कंपनी आगे कहीं और इन्वेस्ट करने में हेल्प कर रही है, वो बन जाएगी म्यूचुअल फंड कंपनी। तो म्यूचुअल फंड क्या है? लोगों ने म्यूचुअली एक फंड जमा किया एक कंपनी में, वो कंपनी ने आगे इन्वेस्ट करवा दिया, वो होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड है, मतलब वो पैसा जो आपका कहीं और इन्वेस्ट करवा दिया किसी कंपनी ने 1 साल से कम के लिए, दैट इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। फंड में आपका पैसा लग जाता है, किसी और कंपनी को आगे हम कर्जे पे दे सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एसबीआई कंपनी का, एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है, तो इसका मतलब लोगों ने एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कराया, एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसा जमा हो गया, एसबीआई के म्यूचुअल फंड ने ये पैसा मान लीजिए आगे रिलायंस वालों को लोन पर दे दिया, तो ये एक कर्जे के रूप में पैसा इस्तेमाल होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। इसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलेगा। इसका वैल्यूएशन निकलता है म्यूचुअल फंड का डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा होगा शेयर्स का प्राइस बढ़ गया कम हो गया, शेयर्स का प्राइस बढ़ गया कम हो गया, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स का प्राइस भी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग बढ़ता है कम होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क अटैच्ड है। अब इसमें मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है तो इसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी कम है, वोलेटिलिटी है पर ज़्यादा। इसमें एक पॉइंट जो मेन देखने को मिलेगा वो यही है कि इट इज़ फॉर लेस देन 1 ईयर, ये 1 साल से कम के लिए है, ठीक है। ये टैक्सेबल भी होता है और टैक्स एग्जम्प्टेड भी होता है, मतलब इस म्यूचुअल फंड से जो आपको कमाई होएगी हो सकता है उस पर ब्याज टैक्स लगे या हो सकता है उस पर टैक्स ना लगे, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मनी मार्केट म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं। आपके लिए जानना जरूरी नहीं है कि टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, टेन्योर क्या है 1 साल से कम, कोलेटरल है नहीं है, थोड़ा सा रिस्की है, लोन कौन ले रहा है, कंपनियां, लोन कौन दे रहा है, हम इंडिविजुअल लोग। क्लियर? सो दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ योर मनी मार्केट। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट भी अवेलेबल है, आरबीआई है, बैंक्स हैं, रेगुलेटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट भी जिनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। तो वहाँ हमें जरूरत होती है रिफॉर्म्स की, कि कैसे हम मनी मार्केट को और सुधार करें। तो मनी मार्केट में हमें कैसे रिफॉर्म देखने को मिले, मनी मार्केट के केस में हमारे पास 2 कमेटियाँ बैठी, एक तो चक्रवर्ती कमेटी 1985 में और एक नरसिम्हम कमेटी 1991 में, जहाँ पर उन्होंने हमें ये डिफरेंट रेगुलेशंस, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए कि आप कैसे मनी मार्केट को रिफॉर्म्ड वर्जन में लॉन्च कर सकते हो। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करो। इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करने का मतलब है कि जो ब्याज रेट सेट हो रहा है मनी मार्केट में कि कितना ब्याज लगेगा कॉल मनी पे, रेपो पे, कमर्शियल पेपर पे, कमर्शियल बिल पे, वो आरबीआई ना सेट करे। 1991 से पहले किसी भी तरह का ब्याज, चाहे बैंक का, चाहे लोन का, सेविंग का, डिपॉजिट्स का, किसी भी तरह का ब्याज आरबीआई सेट करता था। तो आरबीआई डीरेगुलेट करे, इंटरेस्ट रेट बैंक वाले मार्केट करे। एक ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया जाए। ऑब्वियसली 1985-1991 के टाइम पे हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं था, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हों जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, क्योंकि लोगों को नहीं पता चल पाता था। आरबीआई ने कोई ब्याज रेट डिसाइड कर दिया, उसी टाइम मार्केट में ब्याज रेट चेंज हो गया, बट मेरे पास तो अखबार पहुंचा घर पे 2 दिन बाद, तब मुझे पता चला कि अच्छा आरबीआई ने ब्याज रेट चेंज कर दिया।
तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हों, कंप्यूटर के थ्रू ट्रांजैक्शंस हों, जिससे टाइमली इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को मिले और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बात आई थी। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स अलाउड टू सेल यूनिट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो हैं वो कंपनियों को भी बेचे जाएं और इंडिविजुअल जनता को भी बेचे जाए। 1991 से पहले हम लोग इंडिविजुअल लोग मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो ये रिफॉर्म प्रोवाइड किया गया, ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया वाज सेटअप जॉइंटली बाय आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो मैंने बात की अभी कमर्शियल बिल की, कि आप बैंक में जाएंगे, अपना उधार का फ़ोन जो बेचा है उसका बिल जमा कराएंगे और 90 दिन के लिए लोन ले लेंगे। अगर या तो वो लोन ले लो, या फिर जो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि 60,000 का बिल है, 55,000 दे दो, 5,000 तुम अपने चार्जेस रख लो। जो ये फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को कौन परफॉर्म करेगा? इस फैसिलिटी को परफॉर्म करने के लिए एक अलग से कंपनी बना दो, जिस कंपनी का नाम रखेंगे डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये रिकमेंडेशन आया कि डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करो, तो वो एस्टैब्लिश भी हुआ और एसबीआई के अंडर ये एस्टैब्लिश किया गया, एसबीआई डीएफएचआई के नाम से। एसबीआई इकलौता ऐसा सरकारी बैंक है जो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। कमर्शियल बिल को ये याद रखिएगा। देन इसके बाद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करो। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? कई बार ये जरूरी नहीं कि बैंक्स को पैसा चाहिए लोन पर या बैंक्स के पैसा नहीं चाहिए लोन पर, वो बाद की बात है। बैंक्स को अगर पैसा नहीं भी चाहिए लोन पर, तब भी आरबीआई बैंक्स में अपना एक्स्ट्रा पैसा जमा करा दे। आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, वो बैंक्स को दे दे यूज़ करने के लिए, जो ब्याज देना है वो ले ले। ऐसे ही कई बार बैंक्स के पास भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, बैंक्स वो अपने पास ना रखें, वो आरबीआई को जमा करा दें कि चलो मेरे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, मैं आरबीआई में जमा करा देता हूँ। तो इसको बोला गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इस फैसिलिटी में मार्केट में पैसा अब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब बैंक के पास पैसा पड़ा है, आरबीआई अपने पास मंगवा लेगा कि तुमको नहीं इस्तेमाल करना, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है तो मुझे जमा करा दो। तो मार्केट से पैसा या इंजेक्शंस, आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पड़ा है, वो मार्केट में इंजेक्ट कर देगा पैसा। तो यहाँ पे आरबीआई अपने रिसोर्सेज को, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एडजस्ट करेगा लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग मार्केट में। इसके बारे में रिकमेंडेशन आया और न्यू मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च किए जाएं, जैसे कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी यही कहता है कि अगर मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए और मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में चल रहा है, तो आरबीआई मार्केट से पैसा खींच ले, और अगर मार्केट में पैसे की जरूरत है तो आरबीआई मार्केट में पैसा डाल दे, नए नोट प्रिंट करवा के। तो मार्केट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, मार्केट स्टेबिलिटी को देखते हुए मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम लाया गया। ये डिफरेंट रिफॉर्म्स हमें मिले। इसके अलावा अब हमें एक नया कंसेप्ट समझना है कि ये रिफॉर्म्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल का मीनिंग पढ़ा था हमने। ट्रेजरी बिल क्या था? आप पे आरबीआई लोन लेगा जनता से 1 साल से कम के लिए। अब अगर वहीं आरबीआई लोन प्रोवाइड करे 1 साल से ज़्यादा के लिए, आरबीआई ने जनता से लोन ले लिया गवर्नमेंट के बिहाफ पर 1 साल से ज़्यादा के लिए, तब उसको बोला जाता है बॉन्ड। 1 साल से कम के लिए लोन लिया, उसको बोला जाएगा ट्रेजरी बिल। 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन लिया, उसको बोला जाएगा बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का, बहुत ज़्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका पीवाईक्यू भी हम यूपीएससी में पढ़ते हैं, मैं आपको करवाऊंगा भी। क्या रिलेशनशिप है बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में? बॉन्ड प्राइस क्या होता है? किस प्राइस पर ये बॉन्ड बेचे गए। जैसे हमने पढ़ा ट्रेजरी बिल का प्राइस क्या होगा, ये 25,000 के मल्टीपल्स में होगा। ऐसे ही बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड कितने प्राइस पे बेचा गया और इसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मतलब जब ये मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा। मान लीजिए कि आरबीआई ने बॉन्ड बेचा मिस्टर ए को, मिस्टर ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने आगे ये बॉन्ड मिस्टर बी को बेच दिया, मिस्टर बी को आगे पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने मिस्टर सी को बेच दिया। तो मार्केट में जो ये डीलिंग हो रही है बॉन्ड्स की, उसका मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है।
जिसको हम बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है बॉन्ड का, दैट इज बॉन्ड प्राइस। इसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है ब्याज रेट के अकॉर्डिंग, इश्यूअर्स के क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। डिमांड, सप्लाई, ब्याज रेट, मार्केट का इकोनॉमी में क्या परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज़ें देखते हुए इसका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, जैसे कई बार हम शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है, वैसे ही बॉन्ड्स का प्राइस भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, ये तो हो गया बॉन्ड प्राइस। यील्ड का मैंने आपको अभी मीनिंग बताया था, यील्ड टू मैच्योरिटी। तो ये रिटर्न रेट होगा कि बॉन्ड्स खरीद रिटर्न मिलेगा। ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न द इन्वेस्टर्स कैन एक्सपेक्ट दे कैन अर्न फ्रॉम द बॉन्ड्स। जब बॉन्ड्स खरीद के मुझे कितना ब्याज मिलेगा, दैट इज बॉन्ड यील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप समझना है। इनमें रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो मुझे बॉन्ड यील्ड कम लगेगी, या फिर बॉन्ड का प्राइस कम होगा तो मुझे बॉन्ड यील्ड ज़्यादा लगेगी। इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, जिसका आप मार्केट में रेट हो गया 110, आपने 110 का बेच दिया, आप 10 रुपये प्रॉफिट कमा के निकल गए। ठीक है, इस पर ब्याज रेट है मान लो 5%। ठीक है, तो आपको 100 रुपये के ऊपर 5% ब्याज मिलना था, 5 रुपये। अब बॉन्ड का प्राइस हो गया 110, आपको बॉन्ड भी पड़ा 110 का, जिस 5 रुपये, तो 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये ज़्यादा बढ़िया था या 110 रुपये के ऊपर 5 रुपये ज़्यादा बढ़िया है? राइट, 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये ज़्यादा बढ़िया है ना। तो जब भी प्राइस बढ़ेगा बॉन्ड्स का, आपको बॉन्ड यील्ड कम लगेगा कि मुझे ब्याज कम मिला है। ठीक है, तो इसलिए इनमें नेगेटिव रिलेशन है। जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जनरली फॉल्स। ठीक है, ये क्या है, अब ये जो मार्केट इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, ये एफडी वाले ब्याज की बात हो रही है। अगर मार्केट में एफडी पे मिलने वाला ब्याज बढ़ेगा तो लोग एफडी में पैसा जमा कराएंगे, वो बॉन्ड क्यों खरीदेंगे, वो सरकार को लोन क्यों देंगे? ठीक है, तो इस अगेन याद कीजिए पहली क्लास डिमांड एंड सप्लाई वाली, किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो उस चीज़ का प्राइस कम होगा ना। जब किसी चीज़ की डिमांड कम होगी, उस चीज़ का प्राइस कम होगा। तो मैं एफडी में पैसा लगा रहा हूं, मैं बॉन्ड्स की तो बॉन्ड्स की डिमांड कम हो जाएगी, बॉन्ड्स की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड्स का प्राइस भी कम होगा। अब बॉन्ड्स का प्राइस कम होगा तो मुझे लगेगा कि बॉन्ड्स का प्राइस कम हो गया, अरे वाह मुझे तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, मुझे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो मुझे लगेगा कि मुझे ज़्यादा यील्ड प्राप्त होगा। ठीक है, मेकिंग एग्जिस्टिंग बॉन्ड यील्ड लोअर यील्ड लेस अट्रैक्टिव। जो नए बॉन्ड इश्यू होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे क्योंकि उन पे प्राइस कम है। जो पुराने बॉन्ड मार्केट में चल रहे हैं वो ज़्यादा प्राइस वाले हैं तो वो मुझे कम अट्रैक्टिव लगेंगे। ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए लोअर यील्ड को हम क्या करेंगे, हम प्राइस ऑफ द ओल्डर बॉन्ड मस्ट डिक्रीज, पुराने बॉन्ड्स का प्राइस भी डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि नए बॉन्ड सस्ते इशू हो रहे हैं, उन पे ज़्यादा ब्याज लग रहा है, मुझे ज़्यादा रिटर्न लग रही है। हम पुराने बॉन्ड्स का प्राइस भी कम करेंगे ताकि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो, तो वहाँ पे पुराने बॉन्ड्स का भी जो इफेक्टिव यील्ड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड प्राइस कम होगा, आपको यील्ड ज़्यादा मिलेगा, यह लगेगा एटलीस्ट कि ज़्यादा यील्ड मिल रहा है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस में समझते हैं। आई गेस आपको शायद अभी समझ नहीं आया होगा, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मान लीजिए बॉन्ड्स हैं 100 रुपये के, लॉन्च हुए थे 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को 100 रुपये का बॉन्ड लॉन्च हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को एफडी पर जो ब्याज रेट मिलता है वो हमने बढ़ा दिया, तो लोग ज़्यादा एफडी कराने लगे, बॉन्ड्स की डिमांड नहीं कोई करने लगा, तो बॉन्ड्स की डिमांड कम हो गई, जिसके बॉन्ड्स का प्राइस कम हो गया। ये 100 रुपये वाला बॉन्ड कम होके रह गया 90 का। ठीक है, तो अब जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को बॉन्ड खरीदे थे वो कहेंगे यार मेरा 100 रुपये वाला बॉन्ड 90 का रह गया, मुझे तो 10 रुपये का नुकसान हो गया। एक बार जब दोबारा सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी, उन्होंने बॉन्ड्स बेचे 1 मई को। अब 1 मई को जो उन्होंने बॉन्ड्स बेचे हैं, वो 1 मई को जो बॉन्ड्स बेचेंगे वो क्या करेंगे,
जो 1 मई को वो बॉन्ड बेचेंगे वो ज़्यादा ब्याज रेट पर उन्हें बेचने पड़ेंगे, ताकि जो लोग एफडी में पैसा लगा रहे थे वो एफडी में पैसा ना लगाएं और वो बॉन्ड में पैसा लगाएं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जो नए बॉन्ड बेचेंगे मान लीजिए 1 मई को, इस पर वो ब्याज ज़्यादा देंगे, वो रिटर्न या वो यील्ड ज़्यादा देंगे। ठीक है, वो रिटर्न या यील्ड ज़्यादा देंगे जो 1 मई को बॉन्ड बेचेंगे। अब मान लीजिए जो नए बॉन्ड्स हैं इशू तो वो 90 के हुए, क्योंकि प्रेजेंट मार्केट रेट क्या चल रहा है 90, पर इस पे ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो जो नए बॉन्ड है प्राइस कम होने पर देंगे, यील्ड बढ़ेगा। अब इनका क्या किया जाए, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स हैं, तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर हैं जिनका 100 रुपये बॉन्ड का प्राइस था, हम क्या करेंगे, हम इनके प्राइस को एडजस्ट करेंगे, इनके प्राइस को एडजस्ट करके भी इनका प्राइस कम करेंगे या इनका ब्याज रेट बढ़ाएंगे, ताकि पुराने लोग भी कंपनसेट हो जाएं। इसलिए हमें पता चला कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। बॉन्ड प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ता हुआ लगेगा, और अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट गिरता है, एफडी पर मिलने वाला ब्याज कम हो जाएगा, तो बॉन्ड्स पर ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी तो बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ जाएगा। बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ेगा तो जो हायर यील्ड है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, जो प्रेजेंट बॉन्ड्स की यील्ड है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी कि भाई हमने तो 100 रुपये का बॉन्ड लिया था और अब मार्केट में वो बॉन्ड 110 का हो गया। ठीक है, मुझे 5 रुपये ब्याज मिलना था, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, तो मुझे 100 रुपये लोन दे रहा है वो ज़्यादा बढ़िया है, और अब जो लोन लेगा वो उसे 110 रुपये का बॉन्ड लोन देना पड़ेगा और 5 रुपये ब्याज मिलेगा, तो उसको ये लेस अट्रैक्टिव लगेगा, तो उसकी यील्ड कम लगेगी उसको। क्लियर? तो बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, ये मैंने आपको यील्ड कैलकुलेशन और ये सारा अभी बता ही दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव कहता है कि बॉन्ड प्राइस प्रेजेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की, कि ओवरऑल मुझे रिटर्न कितना मिलना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1 जनवरी को मैंने बॉन्ड खरीदा 100 रुपये का, अभी 1 सितंबर को वो बॉन्ड हो गया 110 का। ठीक है, तो मैं ये सोचूंगा ना कि अभी 1 सितंबर को जो प्राइस है 110 रुपये, अगर कल को मैं बॉन्ड बेचता हूँ मार्केट में तो मुझे 110 रुपये मिलेंगे, मुझे 10 रुपये का फायदा होगा। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, वो प्रेजेंट फ्यूचर में कितना इनकम अर्न होने का चांस है, फ्यूचर में मुझे कितने कैश फ्लोज मिलेंगे। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होता है वैसे वैसे यील्ड भी चेंज होती है, वो हमने पढ़ लिया। जैसे जैसे ब्याज चेंज होगा डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा तो प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो रिटर्न पर इफेक्ट डालेगा। वो हमने ये सारा पढ़ लिया। दोबारा एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ भी नहीं समझ आए आप पर्सनली मुझे विजिट कर सकते हैं मिलने के लिए, आप मेल कर दीजिए या आप टेलीकॉल पे मुझसे डाउट समझ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ आने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि बॉन्ड प्राइस में और बॉन्ड यील्ड में नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेंगे तो ब्याज कम लगेगा कि कम मिल रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, हम करंट यील्ड देखेंगे कि प्रेजेंटली मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, और यील्ड टू मैच्योरिटी देखेंगे कि जब मेरा बॉन्ड मैच्योर होगा ब्याज मिल रहा होगा। ये दोनों हम साइमल्टेनियसली चेक करेंगे कि प्रेजेंटली मुझे कितना ब्याज मिल रहा है बॉन्ड्स पर, और जब मेरे बॉन्ड्स मैच्योर होंगे तब मुझे कितना ब्याज मिल रहा होगा, यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे कितना ब्याज मिल रहा होगा। इन दोनों को मैं चेक करूंगा, फिर मैं देखूंगा मुझे ओवरऑल कितना बॉन्ड यील्ड मिल रहा है। क्लियर? तो ये बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का था हमारे पास रिलेशनशिप, जो कि इनवर्स था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बनता है क्या इम्पैक्ट है मैच्योरिटी का कूपन रेट पर। जो हमारे पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इंटरेस्ट रेट के मामले में, शॉर्ट टर्म के केस में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 6 महीने में आपको रिपेमेंट करना है, 1 साल में आपको रिपेमेंट करना है, 1 साल के अंदर अंदर आपको रिपेमेंट करना है, तो उसका ब्याज रेट चेंज भी हो जाए तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2-3 महीने में ब्याज रेट के चेंज होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आज ब्याज है 5%, 2 साल ब्याज तो थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट के चेंज होने का। इसका मतलब जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं
दे आर मोर विद द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। प्राइस में जो वेरिएशंस आ रही हैं, प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो ब्याज रेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जितना मार्केट में ब्याज रेट चेंज होगा, बॉन्ड्स के प्राइसेस पर इफेक्ट पड़ेगा। एंड हाई कूपन बॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज रेट वाले बॉन्ड, दीज टेंड टू बी लेस सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। जहाँ पे आपको ब्याज रेट बॉन्ड्स पर ही ज़्यादा मिल रहा है, उसमें मार्केट में एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है, सेविंग पर कितना ब्याज मिल रहा है, हम उस पर कोई लेना देना नहीं होगा। हमें बॉन्ड्स पर अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है, हम बॉन्ड्स की तरफ ही जाएंगे। तो हाई कूपन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ब्याज रेट बैंक्स वाले जो भी चेंज करते रहें, हम बॉन्ड्स ही परचेज करेंगे। एंड फॉर द लो कूपन बॉन्ड्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इनकम अपफ्रंट कम है, ठीक है, जहाँ पे ब्याज रेट कम है बॉन्ड्स के ऊपर और मुझे एफडी पर ज़्यादा ब्याज मिल जाए तो मैं बैंक में जमा कराऊंगा, मैं बॉन्ड्स क्यों परचेज करूंगा, है ना, मैं बैंक में एफडी कराऊंगा। तो जो लो कूपन बॉन्ड है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट ज़्यादा है, हाई कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट कम है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट कम है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, मैं आपको करवाऊंगा भी, और ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो एक एग्जांपल भी है हमारे पास बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड को समझने के लिए। रिलेशनशिप समझना है तो वहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है। मान लीजिए XYZ कोई पर्सन है, इसने बॉन्ड्स परचेज किए जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में XYZ किसी पर्सन ने बॉन्ड्स परचेज किए ABC कंपनी से। बॉन्ड कितने का है जी? 1000 रुपये का बॉन्ड है, ठीक है। ब्याज रेट कितना है? 10% ब्याज रेट है। मेच्योरिटी कितनी है? 5 साल की मेच्योरिटी है, 2027 तक, ठीक है। ब्याज रेट मिलता है साल में 2 बार, साल में 2 बार ब्याज रेट मिलता है। ब्याज रेट कितना है? 10%, मतलब साल का ब्याज हो गया 100 रुपये, मतलब साल में 2 बार ब्याज मिलेगा 50-50 रुपये, ठीक है। दोबारा जनवरी 2022 में बिके हैं बॉन्ड्स, 1000 रुपये का एक बॉन्ड है, 10% ब्याज रेट है, 5 साल बाद मैच्योर होगा। 10% ब्याज रेट है और सेमी एनुअली साल में 2 बार ब्याज मिलता है 50-50 रुपये करके, ठीक है। फिर XYZ will receive 50 rupees once every 6 months as interest rate against the bond price for the next 5 years. After the 2 years of the bond purchase, the same company issues the bonds with a higher interest rate. अब XYZ ने जिस ABC कंपनी से बॉन्ड्स परचेज किए थे, उसने 2 साल बाद जनवरी 2024 में और बॉन्ड्स इशू कर दिए। मान लीजिए 1000 रुपये का ही बॉन्ड इशू कर दिया, जिसका ब्याज रेट 11% रख दिया, ठीक है। तो ब्याज रेट चेंज हुआ, तो लॉन्ग टर्म का बॉन्ड था, 5 साल का बॉन्ड था, तो ये जो पर्सन है वो बोलेगा भाई मेरे को तो 1000 रुपये दे के 10% ब्याज मिल रहा है, इसको ब्याज रेट 11% मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बहुत जल्दी इम्पैक्ट होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकल कि यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। आप RBI की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ट्रेजरी बिल्स कैसे सेल परचेज होते हैं, उनका परफॉर्मा है, उनका प्रोसेस बताया हुआ है, ब्याज रेट बताया हुआ है, बॉन्ड्स कैसे बिकते हैं, कितने ईयर्स के बॉन्ड्स की मैच्योरिटी चलती है, कितना ब्याज रेट है, वो RBI की वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी, आप वो देख सकते हैं अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर मनी मार्केट के लिए। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। ध्यान से एक बार मैं कहता हूँ दोबारा चाहे ये सारी वीडियो देख लीजिएगा, बट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक्स को समझना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या प्रेजेंट करंट सिनेरियो में कोई चेंज हो गया तो उसका कोई क्वेश्चन आ सकता है, अमाउंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कमर्शियल बिल का क्या अमाउंट होगा, कमर्शियल पेपर का क्या अमाउंट होगा, ठीक है, ट्रेजरी बिल का क्या अमाउंट होगा, जैसे कि 25,000 हमने रुपीज़ पढ़ा था,
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट के। तब तक के लिए जुड़े रहिए चेतन भारत लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच। माय नेम इज यशकीर्ति गोयल। टेक केयर, बाय बाय।